पर दरअसल मिडिल ईस्ट पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजिंग से लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि वो फौरन हरकत में आए और भी तेजी से, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। समय बहुत कीमती है। राष्ट्रपति डीजेटी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर जंग को लेकर एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है, जिसे ईरान के खिलाफ सीधे सीधे युद्ध का बिगुल माना जा रहा है। ट्रंप ने एक तस्वीर भी शेयर की है और लिखा है, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि यह तूफान से पहले की शांति थी। इस एक लाइन ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। अब सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने जा रहा है? क्या दोनों देशों के बीच हुआ सीजफायर अब टूटने की कगार पर है? आज हम आपको बताएंगे कि पेंटागन की वो खुफिया फाइल जो ईरान की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। इस बीच इजराइल ने भी ट्रंप पर ईरान पर हमले के लिए दबाव बढ़ा दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी कहा है कि अगर दुनिया में जंग के हालात नहीं बदले तो बीते दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी की मार झेलने को मजबूर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से लौटने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि यह तूफान से पहले की शांति थी, जिससे मिडिल ईस्ट में फिर टेंशन को लेकर नई आशंकाओं को पैदा कर दिया है। ट्रंप ने अपने इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर खड़े नजर आ रहे हैं और चेतावनी देने के अंदाज में सामने की तरफ अपने इंडेक्स फिंगर दिखा रहे हैं। साथ ही इस तस्वीर में पीछे की तरफ 3-4 ईरानी नौसैनिक जहाज और बोट भी नजर आ रही हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है। यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से डेडलॉक यानी कि गतिरोध में फंस चुकी है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका में वाद की असल वजह क्या है। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए और जंग में करीब 40 दिनों तक ये जंग जो है चली, जिसके बाद दोनों में सीजफायर हुआ। सीजफायर के बाद जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान को लेकर बातचीत भी हुई, जो कि बेनतीजा साबित हुई। इसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी, लेकिन बावजूद ईरान अपने अड़ियल रुख पर कायम रहा। ऐसे में हम आपको अब समझाते हैं कि दोनों देशों में गतिरोध की वजह किस तरह से देखी जा रही है, वजह क्या है। सीजफायर के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है। ईरान ये मांग कर रहा है कि अमेरिकी ब्लॉकेड खोले, लेकिन अमेरिका इसे लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है। दोनों देशों में एनरिच्ड यूरेनियम पर विवाद बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास करीब 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है। अमेरिका ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की मांग पर अड़ा हुआ है और इसके साथ ईरान को अगले 12 साल तक किसी भी प्रकार की यूरेनियम एनरिच्ड प्रोग्राम को छोड़ने के लिए बाध्य कर रहा है। लेकिन ईरान तैयार नहीं है, वो इसे अपने संप्रभुता के खिलाफ यानी कि एक तरह से संप्रभुता के लिए खतरा मान रहा है। ईरान यूरेनियम संवर्धन को महज 5 साल तक रोकने को तैयार है, जिसे ट्रंप पूरी तरह से नकार चुके हैं। ईरान की मांग है कि अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी और हाल के दिनों में लगाए गए बैन को भी पूरी तरह से हटा दी। फिलहाल हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा है और ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगा दिया है, जिससे अमेरिका गलत करार कर रहा है। ईरानी टैक्स हो अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन एक तरह से बता रहा है और किसी भी कीमत पर हॉर्मुज को मुक्त व्यापार के लिए पूरी तरह खुलवाना चाहता है। इस मसले पर अमेरिका को चीन का समर्थन हासिल है और चीन में ट्रंप के बीजिंग दौरे में भी इस बात को दोहराया गया है। तो स्थिति क्या है ये आपने देख ली, समझ ली, और स्थिति को लेकर तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही है मिडिल ईस्ट से, वो भी आप लगातार देख रहे हैं। चलिए अब सीधे चर्चा का रुख करते हैं और चर्चा में हमारे साथ यूके सर जुड़े हुए हैं, अनु सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनु सर आपके पास लौटूंगे, लेकिन यूके सर से सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही उठता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए सर अभी पूरा पैराग्राफ में यहाँ पर पढ़ती नजर आ रही थी, आपने भी उसमें तमाम सवाल सुने होंगे, लेकिन जिस तरीके की फिलहाल अभी स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में एक के बाद एक अल्टीमेटम जो है अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान जो है उन धमकियों से बिल्कुल डरता नजर नहीं आ रहा है और हालात ये हो गए हैं कि अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराती नजर आ रही है। क्या कहेंगे? हाँ वैष्णव, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई है।
युद्ध के पहले भी क्योंकि अमेरिका ने 4,500 से ज़्यादा सैंक्शंस ईरान पर 1979 के बाद लगाने शुरू कर दिए थे। उसके पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच में 1979 से लेके अभी तक जो रिलेशंस थे तनावपूर्ण थे। तो ज़ाहिर बात है कि ईरान के ऊपर अमेरिका दबाव डाल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो ये सीरीज़ ऑफ पोस्टर्स, कैरिकेचर्स, कार्टून्स या पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा करके वो ईरान के ऊपर, ईरान की लीडरशिप के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ईरान बच नहीं सकता अमेरिका से। तो ईरान जो है उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह अमेरिका की यानी डोनाल्ड ट्रम्प की जो शर्तें हैं उनको मान जाए। लेकिन हम्म। देखो वैष्णव, इसका ना एक काउंटर इफेक्ट हो रहा है, जो कि हम्म। डोनाल्ड ट्रम्प को और उनके एडवाइजर्स को समझना पड़ेगा। जैसे-जैसे डोनाल्ड ट्रम्प अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डालते हैं, तो ईरान में हम्म। जो उसका रिएक्शन होता है, उससे 2 ही चीज़ें उभर के सामने आती है। डोनाल्ड ट्रम्प के इन पोस्टर्स को देखने के बाद ईरान की जनता पहली चीज़ तो है कि नेशनलिस्ट जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो बढ़ जाती है और वो अपने सरकार के समर्थन में और ज़्यादा एकजुट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रम्प के इन पोस्ट को देखने के बाद ईरान की जो आम अवाम है, उनको भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प होस्टाइल हैं, यानी शत्रु हैं। तो अमेरिका के हम्म। प्रति विशेषकर डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति उनकी जो अ, घृणा की भावना है, वो हम्म। ज़्यादा बढ़ रही है। तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के ये सारे पोस्ट। इन पोस्ट से डर के ना तो ईरान झुकेगा, उनकी साइकोलॉजी है। देखिए एशिया के जो जितने मुल्क हैं, ईरान हो, भारत हो, हमारे मनोभावना थोड़ी पश्चिमी देशों से थोड़ी-सी अलग होती है। डोनाल्ड ट्रम्प की विचारधारा ये है कि इस तरह के पोस्ट डालकर वो ईरान के लोगों को उनका मनोबल कम कर रहे हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि जो एशियन रेस होती है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन, वियतनाम, हम सब देशों में सैकड़ों साल, हज़ारों साल से इस परंपरा रही है कि हम शत्रु बिल्कुल। को भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन शत्रु हम्म। अगर हमें चिढ़ाता है, तो फिर हम अकड़ जाते हैं। ये जो मनोभावना है, ये जो हमारी साइकोलॉजी का डीएनए है, ये शायद पश्चिमी देश खासतौर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प समझ नहीं रहे हैं। जी। ठीक है। अनु सर, आपको क्या लगता है? देखिए, युद्ध जो है अभी भी जारी है और विवाद की मुख्य वजह जिस तरीके से यूरेनियम संवर्धन को यहाँ पर बताया जा रहा है, अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ना अमेरिका मान रहा है, ना ईरान मान रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी ये बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई है कि जो वक्त था बातचीत का, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो क्या लगता है अब अमेरिका कौन सा बड़ा बम ब्लास्ट करने वाला है ईरान को लेकर? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जो सीज फायर था वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। जी अनु सर। वैष्णव देखिए, अमेरिका ने इस प्रकार की धमकी पिछले 70-80 दिनों में 70-80 बार दे चुके हैं। वो अमेरिका किस क्या धमकियां दे रहा है, वो एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि जी। उस रणनीति का, जैसा कि देवनाथ सर कह रहे थे, कि उस रणनीति का कहीं हम्म। ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन हम्म। एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी प्रकार से झुके। वजह मैं आपको हम्म। बताता हूं, वजह बिल्कुल साफ है कि अमेरिका ने अपने आप को ऐसे युद्ध में फंसा लिया है जो कि वो जीत नहीं सकते, जहां से वो निकल नहीं सकते, और उसको वो बंद भी नहीं कर सकते। एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से युद्ध चालू है। जी। अगर आपने ब्लॉकेट लगा रखा है, इसका अर्थ ये है कि आप पूरी तरह से युद्ध की कंडीशन में हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब अमेरिका आ चुका है, तो उसको एक ऐसा ऑफ रैंप देख रहे हैं वो, जिससे कि यहाँ अपनी बची कुची इज्जत को बचा करके वो निकल जाए। वैष्णव, मैं बच्चों कुची की इज्जत इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका का जो सुपर पावर और ये और वो जो ऑरा था, और जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, सामरिक बिल्कुल। महाशक्ति, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से काफी गहराई से उसको चोट पहुंच चुकी है। अब उनको ये, तो उसमें दो चीजें उनको लग रहा है कि बहुत आवश्यक हैं। अगर वो दो चीजें नहीं हुई, तो वो किसी भी प्रकार से अपना नोशन ऑफ विक्ट्री नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। जो उनका नोशन ऑफ हम्म। विक्ट्री है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से निर्बाध तरीके से चालू कर दिया जाए, पहली बात, या उनके जी। नियंत्रण में आ जाए।
दूसरी चीज, उन्होंने उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करवा दिया है, 20 साल के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया है, और जो 440 किलोग्राम एचईयू हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, वो उन्होंने जी। अपने कब्जे में ले लिया है या उसको ईरान से दूर कर दिया है। तो जब तक ये 2-3 चीजें नहीं होंगी, तब तक अमेरिका को यहां से निकलने की कोई वजह नहीं मिलेगी, अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करने की कोई वजह नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको, ईरान को दबाया जाए। ये जो चाइना की विजिट थी, उसमें भी वो कहीं ठीक ना है। कहीं चाइना से ये उम्मीद कर रहे थे कि चाइना उनके लिए आगे आकर के ईरान पर दबाव बनाए। उसकी मैं वजह बताता हूँ। ईरान पर आज आर्थिक रूप से बहुत जबरदस्त दबाव है। वहां बिल्कुल। पर इन्फ्लेशन पता नहीं कहां पहुंच गया है, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। तो मैं ये बात मानता हूं कि आपके जो राष्ट्रवादी फीलिंग्स आती हैं वो आती हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अब उसके बाद आपको जाकर के कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि इससे नुकसान कितना देश का हो चुका है ऑलरेडी। तो उसमें बिल्कुल। अगर कहीं ना उनको एक राह दिख रही है, वो चीन की तरफ है, और चीन से ऑल्टरनेटिव मीन्स से भी उनका ट्रेड चल रहा है, तेल भी वहां से निकल रहा है। अगर चीन उन पे दबाव डालना शुरू कर देगा और उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेगा, तब ईरान के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ेगा। इस उम्मीद से डोनाल्ड ट्रंप गए थे। वापस खाली हाथ आए वो बात अलग है, लेकिन उनको ये लग रहा था कि अगर मैं ट्रेड पे उनके साथ छोटा बातचीत करूं, तो शायद चीन ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रयास अमेरिका के सारे वही हैं कि किसी भी प्रकार से ईरान पर इतना दबाव बनाया जा सके ताकि वो इन दो विषयों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, और अमेरिका एक नोशन ऑफ विक्ट्री को लेकर के यहां से निकल सके। वैष्णव। ठीक है देवनाथ सर, यहाँ पर चीन को लेकर, चीन के स्टैंड को लेकर शुरुआत से ही संशय बरकरार था कि आखिर चीन जो है किसको सपोर्ट करेगा और चीन का अगला क्या रुख होगा। लेकिन यहाँ पर वो भी काफी हद तक स्पष्ट हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर अनुज सर ने बताया कि अमेरिका अपने यहाँ पर फुल मोड में नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से बस चाहे कि ईरान पर दबाव बना दी। लेकिन ईरान की भी आप स्थिति किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान पर एक तरह से जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको काफी हद तक क्षति पहुंच रही है, चोट पहुंच रही है। लेकिन फिलहाल अभी भी ईरान जो है झुकने को तैयार नहीं है। तो ईरान की स्थिति आप किस तरीके से देख रहे हैं आप? हाँ वैष्णव, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, तो उनकी ब्रीफिंग जो थी डोनाल्ड ट्रंप को जब वो चीन जा रहे थे, शायद वो ब्रीफिंग शायद सही नहीं थी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की, डोनाल्ड ट्रंप को यह ब्रीफ करके भेजा था कि शी जिनपिंग को वह कन्विंस कर ले कि चीन यानी शी जिनपिंग दबाव डालेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। अब यहाँ वो समझ नहीं पाए चीन की टॉप लीडरशिप की मानसिकता को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, पोलिट ब्यूरो, शी जिनपिंग बहुत क्लियर हैं कि ईरान के ऊपर उन्होंने किसी तरह का दबाव नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो ईरान के ऊपर किसी तरह का दबाव डालेंगे तो ईरान जाहिर बात है नाराज होगा, असंतुष्ट होगा, और ईरान के मन में चीन के प्रति जो सम्मान है वो कम हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? चीन को होगा, क्योंकि चीन को जो पश्चिम एशिया में पैंठ चाहिए वो रास्ता ईरान के जरिए ही मिलता है। तो चीन अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत क्लियर है कि किसी भी हालत में वह ईरान की जो सरकार है या ईरान के लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की मिस कैलकुलेशन ही हम कह सकते हैं। जहां तक ईरान की बात है, वैष्णव देखो, मैं आपको एक अंदाजा देता हूं कि वहां जो एशियन डीएनए है, मैं फिर से आता हूं, गजा देख लो आप। गजा की पॉपुलेशन जो है करीबन 20 लाख है, यानी दिल्ली की 1/5। गजा का क्षेत्रफल जो है वो दिल्ली से आधा है, यानी हम जितना बड़ा यमुना पार है ना, उतना बड़ा है गजा। लेकिन वहां 72,000 लोग मारे गए हैं इजरायली बमबारी से। लेकिन क्या उन्होंने घुटने टेक दिए? नहीं। अभी तक आपने देखा होगा वहां पे हमास चाहे छोटे तौर पर ही, चाहे छुप छुप कर अभी भी चल रहा है। तो ये डीएनए की बम गिरा गिरा कर दुश्मन को हम
बाध्य कर देंगे कि वो घुटनों पर आकर एड़ियों के बल आकर हमसे माफी मांगे, समर्थन कर दे। ये काम नहीं करती है। बम गिरा गिरा कर एशियन रेसेस को नहीं दबाया जा सकता। ये पश्चिमी बिल्कुल। देश जितना जल्दी सीख लें, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जितना जल्दी सीख लें, वो सीख नहीं पाए हैं। वियतनाम में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा बॉम्ब गिराए, कुछ नहीं हुआ। हम्म। अफगानिस्तान में उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा बॉम्ब गिराए, कुछ नहीं हुआ। गजा में हम देख रहे हैं कि 72,000 गजा के सिटीजन मारे गए। 20 लाख की बिल्कुल। पॉपुलेशन, आप सोचिए, 20 लाख की पॉपुलेशन, दिल्ली का 1/5, वहां पर अगर 72,000 लोग मारे जाते हैं, औरतें, बड़े, बूढ़े, बीमार, ठीक है, उसमें मोसाद कह रहा है कि 12,000 हमास के भी लड़ाके हैं। बाकी जी। 60,000 तो औरतें, बड़े, बूढ़े सिविलियन थे, लेकिन वो सरेंडर हम्म। नहीं कर रहे हैं इजराइल के सामने। ये बिल्कुल। जो मनोभावना है, इसको डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो वो ईरान में हारते रहेंगे, हारते रहेंगे, हारते रहेंगे। ईरान को कोई असुविधा नहीं है। ईरान में आज अगर 6,000 लोग मारे गए बिल्कुल। हैं, 60,000 भी अगर ईरान में मारे जाएंगे, फिर भी ईरान अमेरिका के सामने घुटने पे आकर गिड़गिड़ाएगा नहीं। जी। बिल्कुल। देखिए, ये स्थिति बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है कि ईरान तो बिल्कुल नहीं गिड़गिड़ाएगा यहाँ पर, देवनाथ सर। लेकिन जिस तरीके से आप भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिका को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करनी चाहिए स्थितियों को, लेकिन यहाँ पर अनुज सर समझने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप लिख दे रहे हैं, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। क्या कुछ इसके मायने आप समझ पा रहे हैं? ये किस तरह के स्टॉर्म का यहाँ पर जिक्र अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है? वैष्णव, दोबारा मैं उस बात को रिपीट करूंगा, ये धमकी है। धमकी क्यों? अब मुझे लगता है ईरान में ईरान के लोग और ईरान के जो सत्ताधारी लोग हैं वो और आईआरजीसी इन धमकियों को शायद मजाक समझना शुरू कर दिया है, और जितने भी स्टेटमेंट इस प्रकार के अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, वो उनके हम्म। ऊपर हंसना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते। उनको पता है वो क्या चाहते हैं, उनको पता है वो किस प्रकार से उसको हासिल करेंगे, और अमेरिका की किसी भी बात पे कोई भी उन्होंने तवज्जो मुझे लगता है देना भी अभी कम कर दिया है। देखिए, मैं आपको वजह बताता हूं। दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आपने जो शांति वार्ता के लिए जो बिचौलिया चुना था, वो बिचौलिया न्यूट्रल नहीं था। जो बिचौलिया आपने चुना, वो बिचौलिया अमेरिका का गुलाम, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अमेरिका के साथ था, वो अमेरिका का गुलाम था। तो उसको जहां उस पे ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट, और आप देखिए उसी अमेरिका ने आते ही आज फिर कह दिया, जैसे जैसे चीन की विजिट खत्म हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि हमने तो पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है कि हमने सीज जी। फायर कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है। तो इस प्रकार के बातचीत जिस जिस देश से हो रही थी, तो मुझे वहीं से नजर आ रहा था कि इस शांति वार्ता का कोई भविष्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है। जब तक आपके दोनों देशों के जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं, डिजायर्ड जो आप चाहते हैं अंत किस प्रकार से हो इस युद्ध का, देखिए ये अभिमन्यु का जमाना नहीं है कि आप चक्रव्यूह में घुस गए और उसका निकलने का आपको रास्ता मालूम नहीं है। बिल्कुल। आपको इससे निकलने का जो एग्जिट पॉलिसी थी, वो पहले निश्चित करनी चाहिए थी कि मैं यहां पर ऐसे करूंगा और अब यहां से निकल पाने के लिए इस प्रकार से करूंगा, जिसका कि एक बहुत जबरदस्त हमने प्रमाण दिया है हमेशा, और लेटेस्ट हमने ऑफ सिंदूर में प्रमाण दिया है कि कैसे आप एक चीज को इनिशिएट करें, अपना उद्देश्य हासिल करें और उसको खत्म करके वापस आ जाएं और फिर विकास की प्रगति पथ पर प्रगति करना शुरू कर दें। तो वही चीज कहीं ना कहीं अमेरिका और सारे ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि निकलें कैसे, चाहे वो गाजा से इजराइल का निकलना हो या लेबनान में जो हो रहा हो या ठीक है। गल्फ में से खाड़ी से अमेरिका का निकलना हो, तो इनके पास कोई ठीक है। एग्जिट प्लान नहीं है। अब उस एग्जिट प्लान को बनाने के लिए वैष्णव सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप और ईरान, एक तो बातचीत आप लोग सीधे करें अगर आप सीरियस हैं शांति बनाने के लिए। दूसरी बात, आपको दोनों को अपने अपने स्टैंड्स में, जो आपका स्टैंड पॉइंट है उसमें लचीलापन लाने की जरूरत है। आप इंडिकेशन दें कि मैं इस बारे में
बातचीत करने को तैयार हूं। अगर आपका स्टेटमेंट ये है कि मैं तूफान लाके दे दूंगा और पूरा खत्म कर दूंगा, तो कैसे बातचीत शुरू होगी? और इसी प्रकार से अगर आईआरजीसी का स्टैंड ये है कि हम किसी कीमत पर हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, हम किसी कीमत पर एचईयू नहीं देंगे, किसी कीमत पर परमाणु पे बात ही नहीं करेंगे, तो फिर किस प्रकार से आपकी वार्ता शुरू होगी? तो मेरा ये मानना है कि वार्ता शुरू करने के लिए दोनों देशों को या तो एक बहुत सही न्यूट्रल मीडिएटर ओमान या तुर्की या कोई भी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि किसी ऐसी जगह को मीडिएटर को चुनना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अपनी स्टैंड पॉइंट में लचीलापन लाने के लिए हम तैयार हैं। इसका पॉजिटिव सकारात्मक इंडिकेशन देना पड़ेगा, तभी कहीं जाके बातचीत शुरू होगी। इस प्रकार की नौटंकी से, मैं नौटंकी कहूंगा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि मैं आपको तबाह कर दूंगा, इट वाज ए लल बिफोर द स्टॉर्म, और ये वो, इस प्रकार की नौटंकी से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप में और शी जिनपिंग में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं, फिर और दोबारा कह देते हैं, और उसको करने का सोचते भी नहीं कि करना भी है कि नहीं करना है। और शी जिनपिंग जो चीन है वो करता पहले है और उसके 5 साल बाद आपको वो अपनी बात कहने की बात करता है। तो ये बात ठीक है। समझने की आवश्यकता है। तो आपको बातें ज्यादा नहीं करना, बिना बात में धमकाना, या बिना बात में आपने धमका करके 40 दिन युद्ध करके क्या ठीक हासिल है। कर लिया, ये सोच लें आप खुद। और जब आपको खुद नहीं मिल जाएगा, कुछ नहीं हासिल हुआ है, तो फिर आप अपने आप लचीलापन लेकर के आएंगे। बिल्कुल सर, अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि शी जिनपिंग से भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि शी जिनपिंग को लेकर जिस तरह की आप यहाँ पर बात कहते नजर आ रहे हैं कि पहले वो करते हैं उसके बाद बताते हैं, इसका कितना असर अमेरिका पर होता है, डोनाल्ड ट्रंप पर होता है, वो कितना सीख पाते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में सर आप हमारे साथ जुड़े, अनु सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवनाथ सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।